Hello, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. My dear students, we are reading our chapter number 5. The name of lesson is Children and Women in Sports. In previous two classes, we have already completed our 2 points 5.1 motor development and factor affecting it. मोटर डेवलपमेंट क्या चीज़ है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. इसके साथ में हमने अलग अलग चिल्ड्रन के अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग एज स्टेज पे कौन कौन से मोटर डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ा था. 5.2 के अंदर हमने वो एक्सरसाइज गाइडलाइंस के बारे में जो अलग अलग स्टेज की एज की उम्र की जो है अलग अलग स्टेज पे कि 13 ईयर्स तक कौन सी है, 60 ईयर्स तक कौन सी और 60 एंड अबाव की एज की जो स्टेज है उसमें कौन सी एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए उसके बारे में हमने बात करी थी. आज जो क्लास है हमारी उसका थर्ड टॉपिक जो इस लेसन का है 5.3 में कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, नोक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, दीज आर द कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है. उसको वो कैसे होती हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो क्या है कि हम ये जानें कि 5.3 का टॉपिक का नाम जो है वो है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्टिव मेजर्स. तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं क्या चीज़? पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज द मेल फॉर्मेशन. मेल फॉर्मेशन मीन्स आपको पता है ना, किसी चीज़ का बद्धापन लगना है, कोई बद्धा हो या कोई अंग जो है वो अस्त व्यस्त हो जाना या किसी पार्ट का कुरूप होना. ठीक है. मेल फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स और जॉइंट ऑफ द बॉडी. शरीर का कोई भी भाग जो सही नहीं होना, दैट इज द कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज. ठीक है ना. कोई अंग है या कोई जॉइंट है वो सही नहीं होना या वो उसका कुछ टेढ़ा मेढ़ा होना, उसी को हम कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कहते हैं. अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपने उस टॉपिक के अंदर पढ़ा. सबसे पहले आप देखिए पोस्चरल डिफॉर्मिटीज. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको आप देख रहे हैं कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की कौन कौन सी हैं. एक, नोकनी. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के अंदर हमारे शरीर में जो कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, होती है मोस्टली, उनके बारे में बात कर रहे हैं. पहला नोकनी. नोकनी दूसरा, जैसे कि नाम बता देता हूँ पहले आपको मैं, उसके बाद मैं आपको उसको स्ट्रक्चर और डायग्राम के साथ में समझाऊंगा. दूसरा है बो लेग. सिर्फ नाम देखना है आपने, उसके बारे में किसका क्या क्या कारण होता है और कैसा होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे. पहले नोकनी, दूसरा बो लेग. ठीक है. तीसरा फ्लैट फुट. उसके बाद में ये तीनों जो थे तो पाँव के हो गए. फिर हम आते हैं अपने कमर के अंदर, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, ठीक, और कीफोसिस. ये तीन हमारे जो है एक कमर से हैं. अब इससे ये कैसे है और किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बार इसका आपको डायग्राम के साथ में समझाता हूँ कि होता कैसे है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जब हमारे घुटने, दोनों घुटने जब मिल जाते हैं, हम अगर सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं एडी को मिला करके, और अगर हम सदा खड़े होते हैं तो उस वक्त अगर हमारे यहाँ पे जो दोनों घुटने टच हो जा रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग खड़े होते हैं अपने स्ट्रेट अटेंशन की पोजीशन के अंदर, तो हमारे दोनों घुटनों के बीच में गैप होता है. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऊपर से थाई से लेकर जब ये घुटने होते हैं, घुटने यहाँ पे मिल जाते हैं. ऐसे अगर घुटने मिलते हैं दोनों तो इसको हम नोक नीज कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? इसको नोक नीज कहते हैं. अगर वैसी सावधान की पोजीशन में, अटेंशन की पोजीशन में जब हम खड़े होते हैं और हमारे पंजे टू पंजे के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और एडी हमारी मिली होती है, उस पोजीशन के अंदर अगर हमारे पाँव, घुटने जो हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम बो लेग कहते हैं. ऐसी कंडीशंस, ये तो थी आपको नोकनी और बो लेग. होती क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको ठीक करने के तरीके क्या हैं वो उसके बारे में बात करेंगे. तीसरा जो कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज है वो है फ्लैट फुट. फ्लैट फुट जैसे कि आप अपने पिक्चर में देख रहे हो कि कई के पाँव में आपने देखा होगा कि जब वो पाँव टिकाते हैं, ज़मीन पे हम पाँव टेकते हैं, इसको चेक करने का तरीका भी हम बताते हैं, बात करते हैं कैसे चेक किया जाता है. तो फ्लैट फुट के अंदर जब हम पाँव को टेकते हैं, सपोज आप अपने पाँव को जो है पानी में गिला करें, एक बाल्टी के अंदर पाँव को डुबोएं, और गिला होने के बाद में एक साफ फर्श के ऊपर आप चल के देखेंगे तो आपका पाँव का निशान जो है अगर इस प्रकार से आ रहा है और इसमें अगर कर्व नहीं है बीच के अंदर, जैसे कि आप इस दूसरी पिक्चर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसमें कर्व है, तो ये कर्व वाला जो पाँव है ये नॉर्मल लेग है.
ये जो है ये नॉर्मल लेग है सॉरी, ठीक है, ये नॉर्मल लेग है। और ये जो है जिसमें कर्व कम बनता है या नहीं बनता है, वो उसको हम फ्लैट फुट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? हम फ्लैट फुट कहते हैं। जैसे कि आपने इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है ये नॉर्मल आर्क है, जिसमें है ऑलरेडी आर्क इसके अंदर, और ये फ्लैट फुट है। दूसरे वाला क्या है? ये फ्लैट फुट है। तो ये था हमारा फ्लैट फुट किस प्रकार का होता है उसके बारे में जाना, नोकनी और बो लेग के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं तीसरी हमारी जो कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ है, वो है स्कोलिसिस, किफोसिस और लॉर्डोसिस। बेटा इसमें भी आपको बताएंगे कि जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार क्या होता है जब आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि लॉर्डोसिस के बारे में लिखो, तो फिर वो स्कोलिसिस की या किफोसिस के बारे में लिख देते हैं। क्यों कन्फ्यूजन ये है कि इसमें जो हमारी स्पाइनल कोड है या स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी जो है, स्पाइन जो है हमारी, तो स्पाइन जो है उसका मतलब आगे पीछे होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, वही तीनों ये डिफॉर्मिटीज़ हैं। इसमें किसमें कौन सी चीज़ है? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्डोसिस। अगर लॉर्डोसिस के अंदर हम बात करेंगे तो वैसे आपको एक्सप्लेन करके इसमें बताएंगे, लेकिन पिक्चर में साथ में आपको समझा देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं, एग्जाम के समय भी आप नहीं भूल पाओगे। इसमें क्या होता है लॉर्डोसिस के अंदर? आपका जो कमर का नीचे वाला हिस्सा है, यानी नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये अंदर की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कमर का हिस्सा अंदर जो है यहाँ पे खड्डा जैसा बन जाता है पीठ में, और नीचे वाला हिस्से में यहाँ पे खड्डा जैसा होता है, रीढ़ की हड्डी जो ऐसा लगता है जैसे अंदर की तरफ घुसी हुई है। तो अब इसमें देखने वाली बात क्या और याद करने वाली बात क्या, जब हम इसको देखते हैं तो ये कैसी शेप बन गई है? ये एल शेप बन गई है ना। दैट्स आप इसको याद कर सकते हो इसमें लॉर्डोसिस, ठीक है। यहाँ से अब इसको जो है ये एल शेप बनी है, तो इसमें क्या है इसका आपको, यानी एल लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है कि स्पाइन यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो नीचे वाले पोर्शन में नीचे अंदर की तरफ घुस जाती है, यानी अंदर की तरफ होती है। कीफोसिस के अंदर क्या होता है कि आपका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, कमर जो है वो तो है सो है, ऊपर वाला जो कमर का जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ इस तरफ निकल जाता है, ठीक है। ये इस बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसको आप नॉर्मली आप कुबड़ा टाइप का बोल सकते हो ना, जैसे कुबड़ा हो जाता है, पीछे निकल जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस प्रकार से निकल जाता है, उसको हम कीफोसिस कहते हैं। अब इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इसको याद करने का सिस्टम क्या है कि देखो आपको ये शेप जो है ये नॉर्मल देखते हो तो के का शेप बना देता है ना, यानी ये वाला शेप जो बनता है ये के का बनता है। तो यानी कीफोसिस से आप समझ में आ जाएगा कि इसमें कुबड़ा, यानी कुबड़ा भी के से ही होता है। तो यानी जो बाहर जो पीठ निकल जाती है, पीछे की तरफ पीठ जो बहुत ज़्यादा निकल जाती है, इसको हम कीफोसिस कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई है कि लॉर्डोसिस को कैसे याद रख पाओगे आप, कीफोसिस को कैसे याद रख पाओगे कि इसमें कैसी पोजिशन हो जाती है, पोस्चर कैसा हो जाता है। और स्कोलिसिस भी आप जो है, स्कोलिसिस के अंदर क्या होता है बेटा, जो रीढ़ की हड्डी होती है ये टेढ़ी मेढ़ी होती है। टेढ़ी मेढ़ी मतलब यानी या तो एस शेप में होती है, ठीक है, या तो इस तरफ बहुत ज़्यादा निकली होती है या फिर इस तरफ बहुत ज़्यादा निकली होती है, या फिर ये वैसे लेफ्ट राइट में किसी साइड में होती है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसको हम स्कोलिसिस के नाम से जानते हैं। ये थे हमारे तीनों जो मैंने आपको पिक्चर के साथ में समझाया कि किस किस टाइप की हमारी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, पोस्टल डिफॉर्मिटीज़। अच्छा, अब हम बात करें इसके अंदर जो हम किस प्रकार से है ये चीज़ें। देखो इसका होने का तरीका क्या है, सबसे पहले किस प्रकार से इसके बारे में आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, आपको स्ट्रक्चर इस टाइप का आपको ना नोट्स के अंदर बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसका कौन सा जो है कॉमन जो अपना पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें नोक नीस की। नोक नीस के अंदर क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लेग्स इनवर्ड, बेंडिंग ऑफ लेग्स इनवर्ड डायरेक्शन इन कोकेव शेप, यानी आपके पाँव जो हैं वो अंदर की तरफ, यानी घुटने जो हैं वो टच होते हैं और पाँव जो है अंदर की तरफ शेप में होते हैं। ये आपका नोक नी में आप देख रहे हो। दूसरा आप देखोगे बो लेग, बेंडिंग ऑफ लेग्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि आपको मैंने पिक्चर में बताया था कि जब पाँव है आपका वो बाहर की तरफ जो घुटने हैं ना वो मिलते नहीं है, थाइस के पास से जाकर पाँव ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो इन दोनों घुटने के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो बेंडिंग ऑफ लेग्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आपका बो लेग था। अभी बात करें इसके बाद में नोक नी और बोलेगा तो फ्लैट फुट, डिसअपेयरिंग ऑफ द आर्क ऑफ द फुट। अगर आपसे फ्लैट फुट के बारे में पूछता है तो आपको ऐसे इसको बताना है कि डिसअपेयरिंग द आर्क ऑफ द फुट, यानी फुट का जो आर्क होता है, ठीक है, टो के और हमारी जो हील के बीच में जो जगह है उसके अंदर जो आर्क बनता है वो आर्क का गुम होना या नहीं होना फ्लैट फुट कहलाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्कोलियोसिस के बारे में, यानी जो अपनी
साइड वे कर, अगर उससे पहले हम बात करें स्कोलियोसिस, जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में समझाया था, एस की शेप से स्कोलियोसिस बनता है। साइड वेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इन सी और एस शेप, यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसका या तो एकदम से सी की शेप में घूम जाना उसका थोड़ा सा, या उसका ऊपर से टेढ़ी होना, एस शेप में होना, वो हमारे स्कोलियोसिस कहलाता है। दूसरा हम अगर बात करें इसमें कीफोसिस के बारे में, तो एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन कोजिंग हंचिंग ऑफ द बैक। अब हंचिंग का मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया, हंचिंग का मतलब है कुबड़ा, कुबड़ा होता है ना जैसे पीछे पीछे, सो ये जो पीठ है ऊपर से ऊपर वाला ये पीठ का हिस्सा जो है ये बाहर निकल जाना, तो हंचिंग ऑफ द बैक, यानी बैक हंचिंग को हिंदी में क्या है कुबड़ा बोलते हैं। तो इसको एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर, बाहर बहुत ज़्यादा निकल जाना पीछे की पीठ को ऊपर वाले हिस्से को, वो है कीफोसिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें बाहर जो है ऐसे प्रकार से निकलता है और फिर नीचे से ऐसा हो जाता है, तो इसका क्या बनता है, ये के से बनता है। तो के से कीफोसिस आपको याद रखने में मदद करेगा, यानी जिसमें ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बाहर निकल जाता है। और वैसे भी कुबड़ा अगर हिंदी में याद रहता है उसको, कुबड़ा जो है अगर वैसे याद करो तो के फॉर कुबड़ा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस प्रकार के पोस्चर जो है वो कीफोसिस होता है। अब अगला है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस के अंदर जैसे कि बताया जो रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला भाग है, कमर का जो नीचे वाला भाग है वो अंदर की तरफ होता है, क्या है, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी स्पाइन जो है उसका अंदर की तरफ मुड़ना, अंदर की तरफ होना, झुकाव होना उसका, वो लॉर्डोसिस कहलाता है। ये थे अपने इस टॉपिक के अंदर जो हमने बात किया। अगर हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें और साथ साथ में इस टॉपिक को भी क्लियर करें, तो उसके बारे में हम चलते हैं आगे। देखो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में इस लेक्चर को समझेंगे और सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चन भी साथ साथ में करेंगे, और साथ में आप इसके नोट्स भी बनाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपका, डिफॉर्मिटी मीन्स, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी वीडियो के अंदर पहले कि डिफॉर्मिटी मीन्स, डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, द मालफॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। ये स्पेलिंग थोड़ा बहुत बेटा कहीं इसमें अगर मिसप्रिंट है, मिस्टेक है, तो उसको अपने आप में देखना है और ठीक करना है, ठीक है। वैसे मैं बताता जाऊँगा साथ साथ में। तो जैसे ये है आपका, ये MAU की जगह MAL है यहाँ पे फर्स्ट में, द मॉल फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, द मॉल फंक्शन ऑफ द बॉडीज ऑर्गन, द मॉल फंक्शन ऑफ जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, या डी शेप्ड ऑफ मसल्स। तो इसका डिफॉर्मिटीज से मतलब तो ऐसे क्या है कि इसमें अपना आंसर जो है इसका ए है, कि मुझे पता डिफॉर्मिटी मीन्स द मैल फॉर्मेशन ऑफ द एनी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी भी अंग का बद्धापन होना, दैट इज कॉल्ड द, या आसन जो है सही तरीके से नहीं लेना अपना, शरीर का सही जगह पर नहीं होना, इसको हम डिफॉर्मिटी कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर फर्स्ट आएगा, जैसे हमने पहले भी इसमें पढ़ा था तो उसका हमने स्टार्टिंग में देखा था, और यहाँ पे भी जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पोस्टल डिफॉर्मिटी इज द मेल फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि डिफॉर्मिटी क्या है, जैसे पोस्टल डिफॉर्मिटी इज द मेल फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट और ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ जॉइंट ऑफ द पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का, यानी फर्स्ट का क्या आ गया, पहले का, इसका क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया ए। दूसरा देखो आप, लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटीज। लॉर्डोसिस जो डिफॉर्मिटी है वो किस प्रकार की डिफॉर्मिटी है, लॉर्डोसिस जो डिफॉर्मिटी है वो किस प्रकार की डिफॉर्मिटी है। तो इसमें अभी आपने, जैसे मैंने आपको तीनों को अच्छे से समझाया था कि के से क्या बनता है, एल से क्या बनता है और एस से क्या बनता है, तो आप उसका आंसर वैसे ही आसानी से दे पाओगे। इसमें दिया हुआ लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन पहला जो दिया या तो ये है, या आर्क ऑफ सोल ऑफ फिट, या आपके पाँव में जो है आर्क नहीं बनना या बनना, उसको कहते हैं जो है इसको लॉर्डोसिस। तो पहला क्या, लेटरल। लेटरल से मतलब क्या होता है कि साइड वार्ड, यानी जो आपकी जो स्पाइन है वो साइड की तरफ झुकी हो, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या इस तरह प्रकार से झुकने को हम लॉर्डोसिस कहते हैं। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो साइड में अगर वो लेटरल कर्वेचर होगा तो उसमें क्या बन जाएगा, वो स्कोलियोसिस बन जाता है ना। तो ये लॉर्डोसिस के बारे में पूछा है। तीसरा क्या दिया है, अब नॉर्मल बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ थोरेसिक रीजन ऑफ द स्पाइन, यानी ऊपर की तरफ जो है, ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, जो आपका चेस्ट वाली साइड में जो अगर आपका वो उसका अब नॉर्मल बैकवर्ड कर्वेचर होता है, या एग्रीवेटेड लोअर कर्वेचर ऑफ द लुम्बर रीजन, यानी आपका शरीर का जो स्पाइन है, ठीक है, और वो नीचे की तरफ। लुम्बर रीजन कौन सा होता है बेटा, जो पीठ का नीचे वाला भाग होता है उसको हम लुम्बर रीजन कहते हैं। पीठ का नीचे वाला भाग होता है उसको हम लुम्बर रीजन कहते हैं। अब इसमें दिया क्या है कि एग्रीवेटेड लोअर कर्वेचर, यानी नीचे वाली जो स्पाइन है हमारी वो अंदर की तरफ झुकना है, उसको उस एरिया में इफेक्टिव होना है, उसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। तो बिल्कुल सही है कि जो डी वाला है ना, क्योंकि एल शेप कब बनती है कि ऊपर से तो सही है लेकिन नीचे की तरफ वो नीचे झुक गई हो, है ना, अंदर की तरफ घुस गई हो, तो उसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, लॉर्डोसिस
डिफॉर्मिटी इज एग्रीवेटेड, इस थोड़ा इसमें एग्रा और वेटेड अलग लिखा हुआ है, एक्चुअली में एग्रीवेटेड है, एग्रीवेटेड लोअर कर्वेचर ऑफ द लूमर रीजन। तो इसका बी का डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सी को देखो उसी प्रकार से समझना है जैसे मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। क्वेश्चंस के साथ साथ में आप उसको चीज़ को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग कि देखो स्कोलिसिस क्या आप समझते हो। स्कोलिसिस के बारे में हमने बात कर ही लिया कि स्कोलिसिस इज पोस्टल डिफॉर्मिटी व्हेन द पर्सन बॉडी पोजिशन बिकम। स्कोलिस जो पोस्टल डिफॉर्मिटी है, जब कोई भी व्यक्ति या उसकी जो पोजिशन है बॉडी की वो किस प्रकार की हो जाती है। अब देखो लेबरल, ठीक है, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, तो उसकी लेटरल कर्वेचर यानी जो साइड कंधे की साइड वार्ड जो है उसकी स्पाइन कर्वेच कर जाती है, या आर्क ऑफ सोल ऑफ फिट, या पाँव का जो सोल है उसमें आर्क होना या नहीं होना के कारण हो जाती है। सी दिया वाइड गैप बिटवीन द नीज, दोनों घुटने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होने को हम स्कोलिसिस कहते हैं। या ए साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, या साइड वे कर्वेचर जो है स्पाइन का उसको कहते हैं। तो बेटा जो साइड वे है ना, वैसे तो खैर लेटरल का भी वही मतलब होता है, साइड वे साइड वाइड से होती है, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या है, ए साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का एक साइड में कर्वेचर होना इज कॉल्ड द स्कोलिसिस। क्लियर है? अब देखो आप डी के अंदर व्हाट इज द कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट। ये तो खैर हम आगे पढ़ेंगे कि इनके कॉजेज और इनके जो रेमेडीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर भी साथ में एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट। वीक मसल ऑफ द फुट, इम्प्रॉपर शूज ऑफ कैरी हैवी वेट, हेल्दी मसल ऑफ द फुट बॉडी, या बोथ ए एंड बी। देखो बेटा पाँव की मसल्स का कमज़ोर होना के कारण भी फ्लैट फुट होता है कि पाँव के जो मसल्स हैं वो वीक होती हैं, वो पूरा जब वजन टिकता है तो वो नीचे तरफ दब जाती हैं। ठीक है। दूसरा है इम्प्रॉपर शूज ऑफ कैरी हैवी वेट, आपके जूते जो हैं, जूते की साइज़ या तो आप जूते बिल्कुल ही नहीं पहनना या फिर जूते की साइज़ बहुत बड़ी होना, इस प्रकार के जूते जब हम बचपन में पहनते हैं तो उसके कारण भी फ्लैट फुट हो सकता है। हेल्दी मसल्स ऑफ द बॉडी, सी का मतलब है कि भाई बहुत ज़्यादा मसल्स जो है अच्छी है, हेल्दी है, उसके कारण होता है, तो उसके कारण तो नहीं होता है। डी दिया बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर फॉर द डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बारे में हम वैसे बात करेंगे सभी डिफॉर्मिटीज़ के बारे में, उनके रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है और उनकी रेमेडीज़ क्या है, वो आगे अभी जस्ट हम बात करेंगे इसमें। चूज द करेक्ट वन। फ्लैट फुट जो है उसको आप क्या समझते हो, तो उसका मतलब है अब नॉर्मल आर्क, जो कि ए का मतलब क्या है, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी किस में दिया हुआ है, इनमें दोनों तीनों में, बी में भी दिया और सी में भी दिया है। चलो ये तो सही हो गया, फर्स्ट का सी आंसर आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम मैच करें तो क्या आएगा, फर्स्ट का सी। अच्छा, दूसरा नोक नीज, नोक नीज मतलब इनवार्ड बैंड, जब दोनों घुटने मिल जाते हैं तो उसको इनवार्ड बैंड कहते हैं। बोलेक्स वाइड गैप बिटवीन द नीज, है ना, ये सी का हो गया। तो यानी क्या आया, पहले का सी, दूसरे का बी और तीसरे का ए। ये किस में दिया हुआ है, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, ये दिया हुआ है सी के अंदर, तो सी इज द राइट आंसर इन डी क्वेश्चन। तो ये बेटा आपने अपने नोट्स के अंदर बनाना है और नोट्स के अंदर साथ साथ में करना भी है। चलो अब आगे चलते हैं इसी प्रकार से, और ये क्वेश्चन के साथ साथ में पहले एक बार हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसके अंदर हम सिम्टॉम्स, कॉजेज और करेक्टिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे, इन सब चीज़ों की। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, एक्सप्लेन द सिम्टॉम्स एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ कीफोसिस। यहाँ पे सबसे पहले कीफोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, चलो हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि कीफोसिस है क्या, इसके सिम्टॉम्स कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है कि हमें कीफोसिस है, और इसका अगर हम ठीक करने की प्रयास किया जाए तो किस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हैं। तो सिम्टॉम्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्कैपुला इंक्रीज, सिम्टॉम्स तो है कि स्कैपुला का जो है डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब कैसे, उसके बारे में देखो। स्कैपुला मतलब समझते ना, जो स्कैपुला मतलब कंधे की जो हड्डी है, कंधे की जो हड्डी है उसका डिस्टेंस इंक्रीज होता है। डिस्टेंस बिटवीन द स्कैपुला इंक्रीज, जो गैप है, डिस्टेंस है जो, वो बढ़ जाता है। स्कैपुला जो है हमारी रीढ़ की जो कंधे की हड्डी को स्कैपुला कहते हैं। द लेंथ ऑफ द चेस्ट मसल्स बिकम शॉर्ट, दूसरा क्या है कि जो चेस्ट की मसल है उसकी लेंथ कम हो जाती है। भाई अपने आप जब पीछे की तरफ कोई चीज़ होगा या टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसमें बढ़ेगी या घटेगी। शोल्डर्स टिल्ट फॉरवर्ड, कंधे जो हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, कंधे जो हैं वो आगे, टिल्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में झुकना। ठीक है, तो शोल्डर्स टिल्ट फॉरवर्ड, कंधे जो हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। नेक टिल्ट फॉरवर्ड, गर्दन जो है वो भी आगे की तरफ झुक जाती है। अपर बॉडी वेट लीन फॉरवर्ड, और ऊपर वाले भाग जो शरीर का भाग है वो भी मतलब जो आगे की तरफ से झुक जाता है या उसका पतला दुबला हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब इसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हैं। इन ऑर्डर टू क्योर कीफोसिस
Such type of exercise are suggested. Those increase the length of the pectorals and provide strength of the thoracic region muscles. जो अगर इस प्रकार देखो, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, तो एक्चुअल में क्या है यहाँ पे थोड़ा सा कि एक्सप्लेन द सिम्टम्स ऑफ करेक्टिव ऑफ कीफोसिस. कीफोसिस के क्या क्या सिम्टम्स है. तो कीफोसिस का सिम्टम्स ये है कि जैसे कुबड़ा जैसे यानी पीछे का हिस्सा जो है पीठ का वो निकल जाता है. तो इसके सिम्टम्स दिए थे कि आपकी जो मसल्स हैं, जो कंधे का जो हड्डी है, पहली बात तो डिस्टेंस बिटवीन द स्कोपुला वो बढ़ जाती है. जो लेंथ है ऑफ द चेस्ट मसल्स वो छोटी हो जाती है. शोल्डर्स जो है वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, गर्दन भी आगे की तरफ झुक जाती है, और पीछे का भाग जो है वो निकल जाता है पीछे की तरफ. इसको ठीक करने का क्या तरीका है. इन ऑर्डर टू क्योर कीफोसिस सच टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर सजेस्टेड. इसको ठीक करने के लिए या इसका उपचार करने के लिए इस कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे बता रखी हैं जिनको करने से हम इसका उपचार कर सकते हैं. ठीक है, कौन कौन सी. बैक स्ट्रोक स्विमिंग, यानी उल्टा होकर के पानी में समुद्र में तैरना, उसको बैक स्ट्रोक स्विमिंग कहते हैं. चक्रासन करना, योगासन के अंदर जो है वो चक्रासन अगर किया जाए तो उससे भी इसको कुछ हद तक हम काबू में कर सकते हैं, ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं. तीसरा है भुजंगासन, धनुषासन. ठीक है, बैक स्ट्रोक स्विमिंग, चक्रासन, भुजंगासन, धनुरासन. रिवर्स बैंडिंग ऑन द स्विस बॉल, यानी एक स्विस बॉल जो होती है उसको नीचे लगा करके, वो पीछे पीठ पे लगा करके और उसके ऊपर रिवर्स घूमना, मतलब उसके ऊपर रिवॉल्व होना. ठीक है, उसको हम रिवर्स बैंडिंग ऑन द स्विस बॉल कहते हैं. रिवर्स बटरफ्लाई, रिवर्स बटरफ्लाई यानी स्विमिंग के अंदर आप बटरफ्लाई तैरते हो, बटरफ्लाई प्रकार से तैरना होता है, तो उसको जिस प्रकार से तैरते हो उसी प्रकार से आप रिवर्स बटरफ्लाई करोगे तो उसमें भी ये इफेक्टिव होता है. पिलो बैक एक्सटेंशन, तकिए को उस जगह पर लगा करके सोना भी इसको जो है पिलो बैक एक्सटेंशन कहते हैं. तकिया लगा के सोना इसका उपचार है एक. दूसरा है मर्जासन, यानी कैट पोज, बिल्ली की जैसे जो कैट पोज बनाना योगा के अंदर, मर्जासन जो होता है वो करने से भी उसको काबू में या इसका उपचार किया जा सकता है. अधमुख सनासना, यानी डाउनवार्ड डॉग पोज, मतलब नीचे की तरफ जो झुक करके. और सवन आसन कौन सा होता है, सवनासन, सवन जैसे मतलब कुत्ते की माफी की ना, आधा मतलब इस प्रकार से जो पोज होता है डाउनवार्ड डॉग पोज होता है, दैट्स कॉल्ड द. इससे भी उसके बाद इसी प्रकार से कैमल पोज, हाफ व्हील पोज, यानी अर्ध चक्रासन जिसको बोलते हैं, हाफ व्हील पोज. ठीक है, तो ये करने से हम लोगों इसमें कुछ हद तक कीफोसिस के अंदर काबू पाया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है. तो ये था पहला क्वेश्चन हमारा कि सिम्टम्स क्या हैं कीफोसिस के और उसके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं. तो हमने इसमें जान लिया कि करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, करेक्ट और उसका सिम्टम्स के साथ. दूसरा सेम चीज़ दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ, मेंशन द सिम्टम्स कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ नोक नीज. कि नोक नीज अगर हो तो पहले उसके सिम्टम्स बताओ और फिर उसके कॉजेज बताओ. तो इनसे क्या हो जाता है इस चैप्टर से हमारे को कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के सिम्टम्स भी पता लग गया और उसके हमें करेक्टिव मेजर्स भी मालूम पड़ गए कि क्या कैसे कैसे करेक्टिव मेजर्स होते हैं और क्या क्या इनके सिम्टम्स होते हैं. दूसरा क्वेश्चन आपका जो है, मेंशन द सिम्टम्स कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ नोक नीज. नोक नीज जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि कैसा होता है, इसको सिम्टम्स क्या है. नोक्स नीज टच ईच अदर इन स्टैंडिंग पोजिशन. जब आप खड़े होते हो तो आपके घुटने जो है वो मिले होते हैं. नीज टच ईच अदर इन वॉकिंग, जब आप चलते हो तब भी आपके घुटने टकराते हैं आपस में. ठीक है, या नीज टच ईच अदर इन रनिंग, या फिर दौड़ते हो तब आपके घुटने आपस में टकराते हैं. तो ये अगर पोजीशन ये चीज़ें होती हैं इसका मतलब आपका नोक नीज है. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ नोक नीज. अब इसके कॉजेज क्या है, क्या क्या कारण है. कारण इसका है बेटा, एक तो ओबेसिटी यानी मोटापा होना. बचपन में जब बच्चा के अंदर ओबेसिटी हो जाती है तो उसका भार जो है, वजन जो है पाँव पे ज़्यादा पड़ता है, तो उसके कारण ये चीज़ हो सकती है. डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी होना शरीर के अंदर भी इसका कारण एक होता है. रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स का होना भी एक इसका कारण रीज़न है. या अर्ली एज वॉक और स्टैंडिंग, छोटी उम्र में हमने देखा अपने घर में कि बच्चा छोटा सा होता है, उसको पेरेंट्स को बड़ा मतलब एक खुशी होती है, चाव चला होता है कि चलो उसको पकड़ के हम चलाते हैं. तो छोटी उम्र में उसको चलाने का प्रयास करना या फिर चल पर उस बच्चे का चलती छोटी एज में ही चलना जो है उस पर पूरे पाँव पे वजन आता है, वो भी इसका एक कारण बनता है. और मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कुपोषण. मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, यानी पूरे पोषक तत्वों का शरीर में नहीं मिलने के कारण भी इसका एक कारण हो सकता है. तो दीज आर द कॉजेज ऑफ नोक नीज, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सिम्टम्स and these are the causes. Now we will discuss about the corrective measures of the knock knees. Corrective measures यानी करेक्ट, इसको अगर इस पे काबू पाया जाए, इसको ठीक किया जाए, इसको नोक नीज के मतलब जो है इस पे, तो इसको किस क्या क्या करने से हमारे
कुछ हद तक ठीक हो सकता है। हॉर्स राइडिंग इज़ द बेस्ट वे। अगर जब हम हॉर्स राइडिंग करते हैं तो इसमें एक्सरसाइज में क्या होता है, आगे घुटने की जो दोनों हड्डियों का है वो घोड़े का जो पीठ से या उसके पेट से जो टकराता है, तो उस प्रकार से एक्सरसाइज से क्या है कि चीज़ें हमारी ठीक हो सकती हैं और हमारे पाँव के बीच में गैप बन सकता है। दूसरा आपका जो है वो पद्मासन करने से भी इसमें ठीक हो सकता है। स्टैंडिंग विद पिल्लो बिटवीन द नी, जब आप खड़े होते हो तो दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगा करके खड़े रहने से भी इस चीज़ को अंदर ठीक हो सकती है। यूज़ वॉकिंग कैलिपर यूज़ करने से, कैलिपर मतलब उसमें कहता है कि जैसे आप चलोगे ना तो उसको अपने थोड़ा पाँव को घुमा करके भी आप चलोगे तो उसमें भी गैप होता है। स्ट्रेट लेग लिफ्ट, पाँव को सीधा उठाना जो एकदम से स्ट्रेट लेग लिफ्ट से। 6th आपका दिया हुआ है स्ट्रेट लेग नीज प्रेस ऑन द टावल प्लेस अंडर द नीज। ठीक है, आप पाँव को एकदम सीधा रखें और उसके बाद में उसके बीच में नीज के भी नीचे जो है वो तकिया से उसको रखें तो उसमें आपको या गैप में प्रेस करें तो हो सकता है। और साइड किकिंग द फुटबॉल को किक मारना, फुटबॉल को किक किस प्रकार से मारना, साइड किक मारना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो ये नॉक नीज के अंदर हम इसको करेक्टिव मेजर्स जो है इसको ठीक किए जा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आपने ये सभी है अपने नोट्स के अंदर बनाने तो सारी तीनों चीज़ें कवर हो गई। तो हमने नॉक नीज के सिम्टम्स, कॉजेस और करेक्टिव मेजर्स पढ़े, साथ में किफोसिस के सिम्टम्स, कॉजेज और करेक्टिव मेजर्स पढ़े। अब तीसरी जो चीज़ दी है वो दिया हुआ है सिम्टम्स, कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ फ्लैट फुट। फ्लैट फुट के बारे में बात करते हैं। फ्लैट फुट क्या है सिम्टम्स में, सिम्टम्स कौन से इसके दिया हुआ है। पहले क्या है कि पेन इन मिड पार्ट ऑफ द फिट ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। सबसे पहले पेन, जब भी आप चलते हैं, कोई भी चलता है तो उसके फिट के जो मिड पार्ट होता है उसमें दर्द होता है। डिसअपियरिंग द लॉन्ग आर्क ऑफ द फिट का जो एक लंबा आर्क बनता है जो बीच में, उसका गायब होना है, उसका नहीं होना जो है वो फ्लैट फुट है। और तीसरा है कंप्लीट फिट प्रिंट कैन बी सीन ऑन द फ्लोर। जब भी आप चलते हो ज़मीन पे नंगे पाँव चलते हो तो मिट्टी में उसके पूरे पाँव का निशान बनना, या गिल्ले पाँव से जब आप रूम में जाते हो तो देखते हो कि पूरा पाँव का निशान अगर बन रहा है तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द फ्लैट फुट। कॉजेस, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड बोन्स, मसल्स का और बोन्स का कमज़ोर होना इसका एक कॉज है। वज़न एक बहुत बड़ी कारण बनता ही है हर एक चीज़ के लिए, जैसे कि हमने पीछे इसमें नॉकनीज में भी पढ़ा। यही कारण जो है हमारा बोल लेग में भी मिलेगा, और यही कारण हमें अदर जो आपको किफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलिसिस के अंदर बात करें तो उसमें भी एक रीजन होता है कि छोटी उम्र में अगर हमारा वजन बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, तो इसमें कारण हमारे प्रॉब्लम्स, शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कैरिंग हैवी लोड फॉर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक आप एक ज़्यादा वजन शरीर पे ढोना, कंधे पे ढोना, तो उससे क्या होता है आपके शरीर पे वजन रहेगा, लेके चलोगे। आप देखो छोटे छोटे बच्चे गांव में कुछ काम करते हैं, कुछ कैरी करते हैं, वजन कैरी करते हैं, तो फिर उनका क्या होता है पाँव पे पूरा वजन पड़ता है, उससे भी वो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा इंजरीज के कारण हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन इज वन मोस्ट रीज़न, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पोषक तत्व शरीर को नहीं मिलने के कारण हमारे शरीर में कई बीमारियां होती हैं, साथ में इस प्रकार का मेल जो है डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं। फॉल्टी शूज़, जूतों की सही साइज़ नहीं होना एक बहुत बड़ा कारण है फ्लैट फुट का। अगर आप बचपन में या बाद में जब एक बहुत चीज़ें होती है कि जूतों को सही साइज़ नहीं पहनेंगे, आप बहुत बड़े जूते पहनेंगे या साइज़ सही नहीं होगी, तो उसके अंदर कारण भी फ्लैट फुट हो सकता है। ये सिम्टम्स और कॉजेज थे। इसका तरीका जो है, तो करेक्टिव मेजर्स में एक राइटिंग द लेग्स, पाँव से लिखने के, ज़मीन पे लिखने से, जैसे आप पाँव से कुछ लिखोगे तो नेचुरली क्या होता है आपका आर्क पड़ेगा पाँव में, है ना। आप जैसे पाँव से ज़मीन पे कुछ लिखोगे या लिखने की बार बार बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके पाँव नीचे की तरफ आर्क होगा, घूमेगा, तो उसमें आर्क होगा, तो वो वैसी आदत पड़ने से उसमें आर्क, उसमें गैप बनना शुरू हो जाता है। वॉकिंग और रनिंग ऑन द सैंड, ज़मीन पे मिट्टी के अंदर चलना और दौड़ना, ताकि वो मिट्टी की हेल्प से वो आर्क वहाँ पे पड़ सके। जंपिंग ऑन टो, अपने पंजे पे जंप करना, तो बार बार जंप करने से क्या होता है कि पीछे का जो एडी का वजन है वो अंदर की तरफ घुसता है, जब क्योंकि आप टो पे जंप कर रहे हो, तो उससे भी आर्क बनने की संभावना बन जाती है। पिक द पेबल विद द हेल्प ऑफ फिट, ठीक है, पेबल्स को, जो कंकड़ पत्थर को उठाना, फिट की मदद से उठाना, तो उससे हो सकता है। वॉकिंग ऑन टो, पंजे पे चलना, ठीक है, ताड़ासन करना, वज्रासन करना, और इस प्रकार से ये कुछ करेक्टिव मेजर्स दे रखे हैं जिससे हम अपने फ्लैट फुट को ठीक कर सकते हैं। और अगला जो है मेन जो अपने बच गया इसमें जो है था कि डिस्क्राइब द सिम्टम्स, कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ स्कोलोसिस। स्कोलोसिस के बारे में बात करते हैं। हमने किफोसिस की बात की,
हमने दोनों नॉकनीज और उसकी बात की। अब आ गया आपका स्कोलोसिस। स्कोलोसिस के अंदर पोस्टल एडेप्टेशन ऑफ द स्पाइन इन लैटरल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कोलोसिस। जो पोस्टल एडेप्टेशन होता है जिसमें लेटर मतलब अस्त व्यस्त साइड में हो, ठीक है ना, या उसका मतलब एक नॉर्मली आप देखोगे कि साइडवार्ड, लेटरल का मतलब साइडवार्ड यानी कम जो रीढ़ की हड्डी है वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एस शेप में हो, तो उसको हम स्कोलिसिस कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ये तो इसके स्कोलिसिस है। अब इसके कॉजेज क्या है? कॉजेज है स्कोलिसिस मे बी ड्यू टू मैनी रीजंस बट द मेन रीजंस आर डिजीज इन द जॉइंट्स। स्कोलिसिस कई कारणों से हो सकती है, लेकिन इसका कई एक जो मेन रीजन है वो जॉइंट्स में, स्पाइन के जो जॉइंट्स के अंदर जो है या बोन हड्डियों के जॉइंट्स के अंदर जो है उसमें कोई डिजीज हो जाने के कारण ये चीज़ होती है। अंडर डेवलपमेंट लेग्स, इन्फिनाइट पैरालिसिस, किस प्रकार की डिजीज हो जाती है? जैसे कि अंडर डेवलपमेंट लेग्स जो है वो है, या फिर कई बार पैरालिसिस के झटके आना, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाना, या कैरिंग हैवी लोड्स ऑन द शोल्डर्स, या कंधे पे बहुत ज़्यादा वजन कैरी करने के कारण भी इस प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। दीज आर द कॉजेज ऑफ स्कोलिसिस। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिकॉशंस व्हाट वी शुड टू डू। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, ठीक है। स्टेडिंग शुड बी अवॉइडेड इन साइड वे बेंडिंग पोजिशन। जब भी आप पढ़ते हो तो ये नहीं कि एक साइड की पोजिशन से बैठ के पढ़ रहे हो और लगातार पढ़ते जा रहे हो, तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है। और अवॉइड वॉकिंग फॉर द लॉन्ग टाइम वाइल कैरिंग वेट इन वन हैंड। आपके एक हाथ में वजन है, ठीक है, और उसको लेकर के आप बहुत लंबे समय तक चलोगे तो एक ही हाथ में वजन होने से क्या होता है कि आपका झुकाव उस वजन की तरफ होता है, जिसके कारण भी आपको स्कोलिसिस जैसी बीमारी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर वो घुमाव हो सकता है। रेमेडीज क्या है इसकी? Scoliosis can be remedied by doing the following exercise. Bending exercise should be done on the opposite side of the C shape curve. जिस तरह पर आपके इसमें वो डिजीज है या जो आपका डिफॉर्मिटी है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में अगर बेंडिंग एक्सरसाइज करोगे तो उसको ठीक किया जा सकता है। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विद द हैंड्स एंड लिफ्ट योर बॉडी और हैंग्स समटाइम। अपना जैसे बार होता है ना जो लटकने वाला, जिस पर हम बीम लगाते हैं, उस बीम में लटक जाओ, एक जो होता है, या तो उसमें बीम, उसमें लटकने के बाद अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट करो, यानी बीम उसमें लगाओ। अगर बीम नहीं लगा पाते तो कम से कम उसमें काफ़ी देर तक उसमें लटके रहोगे। जब लटके रहोगे तो क्या आपका एकदम से वर्टिकली जो है पूरा बॉडी रहता है एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे, तो उससे भी इसमें अपनों को आराम मिलता है और साथ में ठीक होने के चांसेस होते हैं इसके। तो ये दो चीज़ें इसमें दी थी इसकी रेमेडीज़ में कि बेंडिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके जस्ट ऑपोजिट में जिस तरफ आपका स्पाइन का झुकाव होता है, मुड़ी होती है, उसके ऑपोजिट साइड में अगर हम करेंगे एक्सरसाइज वो ठीक हो सकती है। दूसरा क्या है? होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार को पकड़ करके उसमें लटकना या अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने से ये चीज़ ठीक हो सकती है। होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विद योर हैंड्स एंड स्विंग योर बॉडी टू द लेफ्ट एंड राइट साइड। उसके अलावा आप उसको उसी बार को पकड़ करके और बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड में भी आप झुला सकते हो, इससे भी हमारे को ये स्कोलिसिस जो है वो ठीक हो सकती है। और स्विमिंग बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक्स टेक्निक्स, ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक से अगर आप स्विमिंग करते हो तो उससे भी ये चीज़ें ठीक हो सकती है। तो ये था हमारा स्कोलिसिस के बारे में, इसमें हमने सिम्टॉम्स के, कॉजेज़ के और इसके रेमेडीज़ के बारे में बात किया। अभी हम बात करते हैं डिस्कस द सिम्टॉम्स, कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर ऑफ बो लेग्स। बो लेग बच गया इसका हमारा। तो बो लेग में क्या है? बो लेग देयर इज ए वाइड गैप बिटवीन द नीज। ये तो बो लेग है ही जिसमें कि घुटने के बीच में बहुत सारा गैप होता है। सिम्टॉम्स क्या है? गैप बिटवीन द नीज आर इंक्रीज्ड, जैसे कि हम पढ़ चुके ऑलरेडी, आपको बता चुका हूँ। तो ये सिम्टॉम्स हैं इसके। कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज के बारे में बात करें, इनलार्जमेंट ऑफ लेटरल लिगमेंट ऑफ बोथ नीज, ठीक है, यानी आपके जो दोनों घुटनों के जो लिगमेंट्स जो है उसको बढ़ जाना, ठीक है, उसकी हड्डी को बढ़ जाना, या नी क्विकली एज कंपेयर एज मिडल लेगमेंट, यानी उसका जो वहाँ का हिस्सा है उसको बढ़ जाना मिडिल लेगमेंट के बजाय वहाँ उस पोर्शन का बढ़ जाने के कारण भी बो लेग हो सकता है। वीकनेस ऑफ बोन्स एंड मसल्स की कमजोरी या हड्डी की कमजोरी के कारण भी ये होता है। लॉन्ग टाइम क्रॉस लेग सिटिंग, आप क्रॉस लेग करके बैठे रहते बहुत लंबे समय तक, तो उससे भी दोनों घुटने के बीच में गैप हो जाता है। फॉल्टी स्टाइल ऑफ वॉकिंग, सही तरीके से नहीं चलता इंसान, तो जब आप अगर सही तरीके से चलोगे नहीं तो फिर उसमें क्या है, किस प्रकार के डिजीज होने के चांसेस होते हैं। मोटापा, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं कि बहुत एक रीज़न है। ओबेसिटी जो मोटापा है वो भी, रिकेट्स भी वन रीज़न, एंड अर्ली एज स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, और छोटी उम्र में बच्चे को चला देना या उसमें खड़ा कर देना के कारण भी बो लेग जैसी डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो दीज आर द कॉजेस। अच्छा, इसको करेक्टिव मेजर्स कैसे हम इसको ठीक करना चाहें तो क्या है पॉसिबल है? वो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में उसको कुछ हद तक
इसको में सुधार किया जा सकता है। तो वो क्या क्या कैसे, सबसे पहले तो क्या है, फिट ट्विस्टेड इनवर्ड। अगर आपको बॉल लैग है, मेरे को बॉल लैग है, तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरा गैप है तो मैं अंदर के पाँव यानी जो हमारा फिट है उसके अंदर वाला पोर्शन जो है उसके ऊपर चलने का प्रयास करूँगा। तो चलूँगा तो क्या होगा कि ऊपर वाला हिस्सा मेरा अंदर की तरफ आया, नहीं अभी बाहर की तरफ निकला हुआ है तो वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो वॉकिंग यानी फिट ट्विस्टेड इनवर्ड। यूज़ ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स, वॉकिंग कैलिपर्स को यूज़ करके भी हम इसको चीज़ ठीक कर सकते हैं। मैसेज थेरेपी यानी आप मसाज करके भी इस चीज़ को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। मसाज एक थेरेपी अच्छी है। यूज़ दोज एक्सरसाइज विच स्ट्रेंथन द मसल्स सराउंडिंग द नीज सच एज लेग एक्सटेंशन इन लेइंग पोजिशन। ठीक है, वो वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें आपकी मसल्स जो हैं, पाँव के जो खासकर मसल्स जो हैं उन पर दबाव पड़ता हो, उनकी एक्सरसाइज होती हो वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे कि आपको पाँव का खींचना, सो करके पाँव को सीधा खींचना, आगे की तरफ पाँव को एक्सटेंड करना, तो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। यूज़ योगा स्ट्रेप टू बिंड द लेग्स टुगेदर देन मेक काउ। उसके बाद में योगा स्ट्रेप्स यानी काउ फेस यानी उसमें जो गोमुखासन जिसको बोलते हैं, गोमुखासन यानी काउ फेस पोस्चर एंड फॉरवर्ड बेंडिंग आर रिकमेंडेड। इसके अंदर जो है गोमुखासन भी एक रिकमेंड किया गया है। इस प्रकार के ये कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं जिनको करने से, वो वैसे व्यायाम करने से हम बो लेग की जैसी समस्या पे भी काबू पा सकते हैं, उसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये था बेटा आज का जो टॉपिक था हमारा, इसके अंदर सारे हमने करेक्टिव मेजर्स, पहली बात तो हम पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ की बात करी, और पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ के बाद में हमने इस चीज़ को देखा कि कौन कौन से डिफॉर्मिटीज़ है और कौन कौन से डिफॉर्मिटीज़ के साथ साथ में हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और इसको ठीक करने का तरीका क्या है, यानी इसको अगर रेमेडीज़ क्या है। तो ये हमने इस आज के चैप्टर में पढ़ा। आई होप कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा और इसको आपने अच्छे से क्लियर किया हो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।